सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 2018 की एक बेस्ट हॉरर फिल्म जिसका नाम था ओवरलॉर्ड। वेल, तो इस वीडियो में मैं आपको फिल्म की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन के साथ, क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिन्हें क्लियर तरीके से फिल्म में नहीं समझाया गया, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और ऊपर से ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपको फिल्म की स्टोरी से लेकर बाकी वो भी डिटेल्स मिल जाएगी जो डिटेल आपको फिल्म में नहीं दी गई। तो एक बार फिर से स्पॉइलर वार्निंग, ताकि आपका फिल्म देखने का मजा मैं पूरी तरीके से खराब न कर दूं। तो अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के टाइटल की, कि फिल्म का टाइटल ओवरलॉर्ड क्यों है। क्योंकि फिल्म अगर हॉरर है तो फिल्म का टाइटल कुछ और रखना चाहिए था, जैसे कि ज़ॉम्बीज़, नाजी वगैरह वगैरह। लेकिन फिल्म का टाइटल ओवरलॉर्ड इसलिए रखा गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ओवरलॉर्ड मिशन भी था, जिस मिशन में यूएस सोल्जर्स जाकर उन लोगों को छुड़ाते थे जो लोग नाजियों के कब्जे में होते थे, और इस मिशन का नाम था ओवरलॉर्ड। और अब आते हैं फिल्म की स्टोरी पर। सो फ्रेंड्स, इस फिल्म की कहानी शुरू हुई थी डी डे से, यानी वर्ल्ड वॉर 2 से, और ईयर था 1944 का, जहाँ पर हमारे फिल्म के कैरेक्टर्स को एक प्लेन में बिठाकर ट्रांसफर किया जा रहा है जंग की जगहों पर। लेकिन बीच में ही उन पर एयर स्ट्राइक कर दी जाती है, जिस वजह से उनके काफी सारे आर्मी मैन मारे जाते हैं और वो लोग एक अनजान सी जगह पर लैंड कर जाते हैं। लेकिन अब उनकी टीम में ज्यादा मेंबर्स नहीं बचे हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ 6 ही जन हैं, जिनमें से एक उनके टीम के लीडर विशन है, जिन्हें कुछ नाजी पकड़कर वहीं पर मार डालते हैं, और बाकी के बचे 5 आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब इनका इंचार्ज फ्रॉड है, जो बाकी बचे साथियों को इस बुरी सिचुएशन से निकालेगा, क्योंकि उन्हें उनका मिशन भी पूरा करना है। लेकिन अब उनके रास्ते में एक छोटा सा विलेज पड़ता है, जो पहले तो फ्रांस के अंडर था, लेकिन अब यहाँ पर जर्मन्स का कब्जा है। पर आगे बढ़ते वक्त इनकी टीम में से एक और मेंबर कम हो जाता है, जिसका नाम है ड्वेसन, जो ग्राउंड में छुपे हुए ग्रेनेड से मारा जाता है वहीं पर। और अब इनकी टीम में सिर्फ 4 ही मेंबर बचे हैं, यानी अब दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है इन लोगों को अपने लक्ष्य से ना भटकने का, क्योंकि जब तक ये अपने मिशन को पूरा नहीं करेंगे तब तक इनमें से इनका लीडर फ्रॉड चैन की सांस नहीं लेने वाला। वेल, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन लोगों के मिशन के बारे में, कि असल में इन मिलिट्री वालों को मिशन क्या दिया गया है। वेल, इस टाउन के एक रेडियो टावर को इन लोगों को उड़ाना है, क्योंकि वो टावर आर्मी वालों की हर एक एयरफोर्स की टीम पर काफी भारी पड़ता है। इसलिए अगर पहले ही उस टावर को उड़ा दिया जाएगा तो फिर आर्मी की एयरफोर्सेस काफी आराम से अपनी जेट्स और बाकी आर्मी वालों को तय की हुई जगह पर प्रॉपर टाइम पर उतार पाएंगे। लेकिन जब पूरी की पूरी आर्मी उस रेडियो टावर के पास पहुंचने वाली थी तो उससे पहले ही उनके जेट को गिरा दिया गया, और अब उन लोगों को उस गाँव में पैदल चलकर जाना पड़ेगा। लेकिन रास्ते में उन्हें एक लड़की भी मिलती है जिसका नाम है क्लोई, और वो लोग उससे बात कर ये बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर उसे और उसके गाँव को छुड़ाने आए हैं जर्मन की आर्मी से। जिसके बाद वो लड़की मान जाती है, और उसके बाद वो उन चारों को अपने घर पर ले जाकर छुपा देती है, ताकि सही मौका देखने के बाद वो लोग अपने मिशन को अंजाम दे सके और जर्मन सेना को उस गांव से पूरी तरीके से भगा दे। वेल, तो क्लोई इस गांव में अपने छोटे भाई और एक आंट के साथ रहती है, जिस आंट की हालत इतनी ज्यादा खराब रहती है कि वो कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि क्लोई की आंट को बॉयज देख लेता है, और हमें भी वहाँ पर क्लोई की आंट की एक झलक दिखाई जाती है जो काफी भयानक होती है। जिसके बाद क्लोई एक्सप्लेन करती है कि उसकी आंट की हालत तब खराब हुई जब उन्हें कुछ टेस्ट के लिए इस गांव के उस छोटे से चर्च में ले गए। उसके बाद से ही उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस पूरे गांव में एक ही इंचार्ज है जो पूरी की पूरी जर्मन आर्मी को ऑर्डर देता है, और उसका नाम है वॉफनर। और वॉफनर ने ही क्लोई को उसके घर पर जाने की परमिशन दी थी तब जब क्लोई को कुछ जर्मन वालों ने पकड़ लिया था, और उसी टाइम पर वॉफनर ने क्लोई पर अपनी बुरी नजर भी डाली थी। जिसके कुछ ही देर बाद वॉफनर क्लोई के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन उस टाइम पर घर में टिप्स और चेज नहीं होते। वो लोग बाहर जाकर पूरे गाँव का मुआयना कर रहे होते हैं कि सुबह कैसे वो लोग उस रेडियो टावर पर अटैक करेंगे। यानी अब घर में 2 ही आर्मी के मेंबर बचे हैं, एक है बॉयस और दूसरा फोर्ड, और घर में क्लोई का छोटा भाई भी है। और उसी के छोटे भाई को देखने के बाद वॉफनर क्लोई को ये कहता है कि अगर वो उसका कहा नहीं मानेगी तो उसके भाई को भी चर्च उठाकर ले जाएगा, और उसकी हालत भी उसकी आंट की ही तरह हो जाएगी। यानी अब यहाँ पर क्लोई के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन तब तक उसे वहाँ पर बचाने के लिए बॉयज आ जाता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी फोर्ड को उनकी मदद करनी पड़ती है, और फिर उन लोगों के हाथ लग जाता है वॉफनर, जिसे वो लोग बंदी बनाकर उस घर में रख लेते हैं, ताकि वो लोग उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके कि रेडियो टावर काम कैसे करता है। और इसी बीच फोर्ड बॉयज को ये कहता है कि वो बाहर जाकर अपने 2 साथियों को बुला लाए। लेकिन जब बॉयज उस छोटे से गांव का मुआयना करने निकलता है तो वो देखता है कि जर्मन आर्मी गांव के कुछ लोगों को जला रही है, वो भी एक टनल के अंदर। तो शायद उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, और यही सब बॉयज जब देख रहा होता है तो वहाँ पर जर्मन का एक कुत्ता आ जाता है जो बस उसे पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन उसके पहले बॉयज जाकर उन बाकी मरे हुए लोगों की ट्रक में बैठ जाता है,
और सीधे पहुंच जाता है उस चर्च के अंदर, जहाँ पर एक लैब भी है और उस लैब में चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर किए जा रहे हैं। यानी जिन लोगों को जर्मन आर्मी पकड़ लेती है, जैसे कि यूएस सोल्जर, उन्हें इस लैब में ले जाया जाता है, और बाकी गाँव के लोग भी, जो लोग उन लोगों का कहना नहीं मानते उन्हें। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब चीजें यहाँ पर बॉयज एक्सपेरिमेंट के रूप में देखता है, जैसे कि एक सीरम जिसे इंजेक्शन में भरकर वहाँ पर रखा गया है, और एक सर जो बिना धड़ के भी काम कर रहा है, और उसके बाद एक बड़ा सा बैग जिस बैग के अंदर इंसानों को रखा गया है। लेकिन वहाँ पर बॉयज को उसका प्लेन में बैठा पुराना साथी भी मिल जाता है, जिसका नाम है रोशन, और वो जिंदा है, लेकिन उसके पेट में एक बड़ी सी इंजेक्शन डाली गई है, जिसे वो काफी बेरहमी से बाहर निकालता है, और उसके बाद अपने दोस्त को वो अपने साथ ले जाता है, और उसी के साथ साथ वहाँ पर रखी वो सीरम की इंजेक्शन भी, ताकि वो पता लगा सके कि ये चीज असल में है क्या। क्योंकि बॉयज उस लैब में ये भी देखता है कि एक मुर्दे पर जब उस इंजेक्शन को मारा जाता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। खैर, तो अब बॉयज अपने दोस्त को बचाने में कामयाब होता है, और वो उस लैब के एक छोटे से नाले के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, और वहाँ पर वो अपने लीडर फॉर्ड को ये बताता है कि टावर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो लैब, और हमें पहले उस लैब को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी अजीब अजीब चीजें हैं। और सबूत के तौर पर वो सीरम की इंजेक्शन भी फॉर्ड को दिखाता है, जिसके बाद फॉर्ड उस इंजेक्शन को ले जाकर वॉफनर से पूछताछ करता है कि असल में ये इंजेक्शन है क्या। लेकिन वॉफनर फॉर्ड को कुछ भी बताने के मूड में नहीं है, इसलिए फॉर्ड वॉफनर की बहुत पिटाई करता है, और ये चीज बॉयज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो फॉर्ड के टॉर्चर को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी वहाँ पर चलती नहीं है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। जिसके बाद फॉर्ड वहाँ पर वॉफनर की जिम्मेदारी चेज को देकर जाता है, ताकि वो ध्यान रखे वॉफनर पर। लेकिन यहाँ पर वॉफनर मरने की एक्टिंग करता है, और चेज उसके झांसे में आ जाता है, और इसी दौरान उन दोनों के बीच फाइट होती है, जिस वजह से वॉफनर चेज को गोली मार देता है, और फिर बाकी लोग उस टाइम पर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वॉफनर को पकड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन चेज वहाँ पर मर जाता है, जिसके बाद बॉयज उस सीरम को उठाकर चेज के सीने में मार देता है, और चेज थोड़ी देर बाद उठकर बैठ जाता है, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन कुछ देर बाद चेज को एक अलग सी फीलिंग होने लगती है, जिसके बाद वो अपने ही साथियों को मारना शुरू कर देता है, और यही मौका देखकर वॉफनर वहाँ से भाग निकलता है, क्लोई के छोटे भाई को अपनी ढाल बनाकर। लेकिन भागते वक्त वॉफनर के चेहरे पर एक गोली पड़ती है, और घर के अंदर माहौल चेज की वजह से काफी खराब हो गया था, क्योंकि ना तो उस पर गोलियों का असर हो रहा था और ना ही किसी की मार का। लेकिन बॉयज यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि वो उसके सर पर अपनी रिवॉल्वर से मार मार कर उसके सर को फोड़ देगा, ताकि वो वहीं पर मर जाए, और ऐसा ही होता है। और लैब के अंदर अब वॉफनर पहुंच गया है, जहाँ पर उसे काफी दर्द हो रहा है, जिसके बाद वो सुपर सीरम खुद को मारता है, एक नहीं बल्कि दो, और फिर हमें दिखाई जाती है वॉफनर की भयानक सी शक्ल, जिसका दर्द वॉफनर को बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और अब यहाँ पर बाहर प्लानिंग चल रही है कि वो लोग उस चर्च के अंदर घुसे कैसे, और कैसे जाकर वहाँ पर क्लोई के छोटे भाई को भी छुड़ाए। लेकिन यहाँ पर फॉर्ड का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है उस रेडियो टावर को उड़ाना। तो अब बॉयज को पता है कि उस चर्च के अंदर दूसरे कौन से रास्ते से जाया जा सकता है, इसलिए बॉयज यहाँ पर फॉर्ड और क्लोई को लेकर उस रास्ते से अंदर चला गया है, और बाहर है टिप्स और रोजफील्ड, जो उन जर्मन आर्मी वालों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो लोग पूरी तरीके से पास हो जाते हैं। और अंदर की तरफ फॉर्ड चला गया है रेडियो टावर की तरफ, और बॉयज ढूंढने निकल पड़ा है क्लोई के भाई को उसके साथ। जिसके बाद वो लोग गलती से एक सुपर सोल्जर को भी खोल देते हैं, जो सुपर सोल्जर अब क्लोई के पीछे पड़ा है। और यहाँ पर बॉयज ने क्लोई को उसी रास्ते से जाने के लिए कहा है जिस रास्ते से क्लोई उन्हें अंदर लेकर आया था, और बॉयज चला जाता है इस लैब को डिस्ट्रॉय करने के प्लान पर। यानी पहले वो लैब डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बाद जाकर रेडियो टावर। लेकिन क्लोई जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तो उसे वो सुपर सोल्जर उठा लेता है, जिसके बाद जैसे तैसे कर क्लोई उससे बचकर बाहर भागती है, और उसे फ्लेयर गन से जलाकर बारबेक्यू बना देती है। और अब अंदर बॉयज उस पूरी लैब में RDX लगा रहा है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जो बॉयज को रोकने की कोशिश करता है, और इस बीच उन दोनों की फाइट होती है, जिस फाइट में बॉयज जीत जाता है। लेकिन लैब के अंदर की तरफ फॉर्ड की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि फॉर्ड का सीधा मुकाबला वॉफनर से था, जो सुपर सीरम की मदद से काफी पावरफुल हो गया है, और वो यहाँ पर फॉर्ड की हालत इतनी बुरी कर देता है कि वो उसे एक हुक में ले जाकर सीधे लटका देता है। लेकिन जब वॉफनर फॉर्ड की हालत और बुरी करने वाला होता है, तो तब तक वहाँ पर बॉयज पहुंच जाता है, और फॉर्ड को यहाँ पर थोड़ा और टाइम मिल जाता है, ताकि वो खुद को उस हुक में से निकालकर सुपर सीरम खुद में मार ले। और फिर उसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन इस फाइट के दौरान वॉफनर कुछ और सुपर सोल्जर्स को भी आजाद करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बॉयज ने भी वॉफनर को बारबेक्यू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद फॉर्ड ये डिसाइड करता है कि वो इस लैब के अंदर ही रुकेगा, क्योंकि उस पर भी सुपर सीरम का असर हुआ है, और वो नहीं चाहता कि वो इस हालत में लोगों के सामने आए। इसलिए यहाँ पर फॉर्ड ने खुद को मारने की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन वो यहाँ पर बॉयज को पूरा बचने का चांस देता है। जिसके बाद फॉर्ड RDX में आग लगाकर वॉफनर के सामने जाता है, जो इसके बाद पूरी तरीके से जला हुआ गोश्त बन जाएगा, जिसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। और उसके बाद ये पूरी की पूरी लैब और रेडियो टावर देखते ही देखते जमीन में धंस जाते हैं, और यहाँ पर कोई भी सुपर सीरम का सबूत नहीं बचता, ताकि यहाँ पर कोई भी दूसरे लोग आए, जैसे कि US आर्मी, तो उन्हें इसके बारे में पता ही ना चले कि यहाँ पर कोई सुपर सीरम था। बस सिर्फ इतना उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर एक रेडियो टावर था, जिसके मिशन पर यहाँ पर सोल्जर को भेजा गया था, और उस टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। क्योंकि बॉयज से जब इसकी डिटेल भी पूछी जाती
जाती है तो बॉयज जनरल को ये बताता है कि उन लोगों ने पहले यही सोचा था कि वो लोग उस रेडियो टावर को बाहर से उड़ाएंगे, लेकिन जब उन्होंने सिचुएशन देखी तो उनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं बचा चर्च के साथ उस रेडियो टावर को उड़ाने का, और इस बात को जनरल मान जाते हैं। जिसके बाद बॉयज और रोजेनफील्ड को दूसरे मिशन पर भेज दिया जाता है और सीरम का राज ही रह जाता है, जिसे यूएस आर्मी के साथ साथ ऑडियंस को भी नहीं बताया जाता कि असल में वो सीरम आई कहां से थी। बस इतनी डिटेल दी जाती है कि उस सीरम को जर्मन वालों ने उस चर्च को खोदने के बाद निकाला था, जिसके बाद उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था इंसानों पर। जिसके बाद जब भी उस सीरम को इंसानों पर टेस्ट किया जाता तो इंसान ज़ॉम्बी नहीं बनते थे। इस चीज पर काफी नोट कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्टर ने भी यहाँ पर यह बात कंफर्म की थी कि वो इस फिल्म को ज़ॉम्बी फिल्म नहीं बनाने वाले, और वही चीज हमें पूरी फिल्म में भी नजर आई कि असल में वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि सुपर सोल्जर्स थे, क्योंकि उनके पास सोचने की भी क्षमता थी और लोगों को मारने की भी, ना कि ज़ॉम्बीज की तरह लोगों को काट कर उनको खाने की सोच। तो ये छोटा सा डाउट आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ साथ फिल्म की पूरी स्टोरी भी, जो बिना कंफ्यूजन के हमें पूरी आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सुपर सीरम का कि वो उस चर्च की जमीन में क्यों था और कहां से आया था, जिसका जवाब फिल्म के डायरेक्टर ने भी नहीं दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिल्म का सीक्वल आने वाला है इसलिए इसकी डिटेल नहीं दी गई? वेल, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, और शायद इस फिल्म का सीक्वल नहीं आएगा, और उसका रीजन ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी नहीं चली जितना अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म को देना चाहिए था। और रही बात सीरम की, तो सीरम की कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ ताकि आप फिल्म के सेकंड पार्ट का वेट ना करें। खैर, तो ये सीरम असल में इंसानों को उस बैग के अंदर डालने के बाद बनाया जाता है, यानी इंसानों से ही इस सीरम को बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले इंसानों पर एक अलग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट जिसे हमने उस टाइम पर देखा जब बॉयज उस लैब के अंदर था, जहाँ पर वो अपने दोस्त रोजेनफील्ड को बचाता है, क्योंकि उस टाइम पर रोजेनफील्ड को सीरम नहीं दिया गया था। असल में उसे वहाँ पर उस बैग में डालने के लिए लेकर आया गया था ताकि वो लोग उसके पूरे शरीर से उस सीरम को बना सके। और जब उन जर्मन वालों को ये सीरम उस चर्च के अंदर से मिला होगा तो उस चर्च की कंडीशन भी कुछ इसी तरीके की होगी, और वहाँ पर शायद उन्हें इस फॉर्मूला बनाने का आइडिया भी मिला होगा। जिसके बाद उन्होंने उस फॉर्मूले को उस डॉक्टर सैचमिथ को दिया होगा, जिसने ये पता लगा लिया कि सुपर सीरम को कैसे बनाया जाता है, और फिर इन सुपर सीरम को उन गाँव के लोगों पर टेस्ट किया गया होगा ताकि वो लोग देख सके कि सच में क्या ये सीरम काम करता भी है या नहीं। जिसके बाद हमें फिल्म में भी दिखाया गया कि उन लोगों ने इन सीरम से एक सुपर आर्मी बनाई थी सोल्जर्स की, जिसे फिल्म के एंड में बॉफनर ने निकाला था, लेकिन उसका वो प्लान वहीं पर फेल हो गया पूरे के पूरे लैब को उड़ाने के बाद। क्योंकि अगर ये हथियार यूएस आर्मी वालों के भी हाथ लग जाता तो वो लोग भी इसका गलत उपयोग करते। इसलिए यहाँ पर फोर्ड ने ये डिसीजन लिया था कि ये सीरम दुनिया वालों की नजर में ही ना आए, और जहाँ से इस फॉर्मूले को निकाला गया था ये फॉर्मूला वहीं पर वापस चला जाए। खैर, लेकिन अब भी क्वेश्चन बना हुआ है कि उस सीरम को उस चर्च के अंदर किसने रखा होगा। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको दो फिल्मों के नाम देता हूँ। एक फिल्म है द रिपिंग और दूसरी परफ्यूम। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं फिल्म परफ्यूम की, जिस फिल्म की स्टोरी 18th सेंचुरी की है, जहाँ पर परफ्यूम बनाने के लिए जिन का कैरेक्टर पूरी तरीके से पागल था, और उसने उस फिल्म के एंड में एक परफ्यूम भी बनाया था। और वो परफ्यूम क्या काम आता है, लोगों ने जब ये फिल्म देखी होगी तो उन्हें पता होगा। यानी एक हिसाब से ये एक सेक्स सिंबॉलिक परफ्यूम था, जिसकी महक को सूंघने के बाद लोग पूरी तरीके से पागल हो जाते थे। लेकिन उस फिल्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी कि जिन उस परफ्यूम को बनाता कैसे था, और उस फिल्म में उसकी डिटेल काफी अच्छी तरीके से दी गई थी कि जिन उस परफ्यूम को औरतों को मारकर बनाता था, उनके शरीर की उन खुशबुओं को लेकर, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो फिल्म के एंड होने तक एक अच्छा परफ्यूम नहीं बना लेता। वेल, तो ये थी स्टोरी दी परफ्यूम फिल्म की। अब बात करते हैं द रिपिंग फिल्म के छोटे से स्टार्ट के पॉइंट की। अगर आपने ये फिल्म भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस फिल्म के स्टार्ट में एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक काफी माना हुआ फादरी मर जाता है, और उस टाउन के लोग उस फादरी की लाश के पास आकर उसके शरीर को टच करते हैं, और उसके शरीर से एक अजीब सी चीजें निकलती है जो जेल टाइप की होती है। जिसके बाद वो लोग उस चीज को खुद के आंख पर लगाते हैं और फिर बच्चों की भी आंख पर। ये चीज फिल्म में कैथरीन को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उस औरत को वहीं पर रोक देती है। वेल, तो इन दोनों फिल्मों से मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा कि जो सीरम हमें ओवरलॉर्ड फिल्म में दिखाया गया है वो असल में 19th सेंचुरी का होगा, और जिस किसी ने भी सीरम को बनाया होगा वो सीरम किसी न किसी बुरी शक्ति से प्रभावित होकर ही बनाया होगा। यानी आप मान सकते हो कि किसी डेमन का खून जो उस टाइम के फादरी के अंदर चला गया होगा, या फिर वहाँ पर रह रहे किसी गाँव के लोग पर, जिसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कर उसके शरीर से सीरम को निकाला गया होगा। और फिर कुछ लोगों ने आके उस फादरी को रोक दिया होगा, लेकिन फादरी ने मरने से पहले उस सीरम को उस चर्च के अंदर छुपा दिया होगा। तो अगर फिल्म को बनाना ही होगा तो फिल्म का प्रीक्वल बनेगा जिसमें ये डिटेल पूरी तरीके से क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये डिटेल काफी होगी आपको फिल्म की बैक स्टोरी समझाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरनेट पर इस फिल्म की इतनी डिटेल में एंडिंग एक्सप्लेन मिलेगी, और ना ही किसी ने इस फिल्म को इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। तो अब डेफिनेटली मुझे इस वीडियो पर लाइक चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी ही फिल्मों की एंडिंग एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा यार, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए जैसे कि मैंने कहा मुझे काफी टाइम लगता है, और आपके लाइक करने से मुझे ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक करना कंपलसरी है, और इसी के साथ साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी
कर लीजिएगा, लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।